हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और आज हुई थी बारिश। तो मैं अपने पौधों को देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, सुबह सुबह बारिश हो रही थी और मुझे लग रहा था पता नहीं आज मैं लेट ना हो जाऊँ हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि बारिश हुई थी तो पता नहीं बारिश दोबारा ना आ जाए फिर से, इसीलिए। और उसके बाद मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी और मैं कर रही थी पूजा अपनी। तो पूजा में मतलब सुबह धूप बत्ती ही जलाती हूँ, जोत नहीं जला कर जाती, क्योंकि वो इतने बच्चे सोए रहते हैं और पीछे से देखिए कुछ भी हादसा ना हो जाए ऐसा बड़ा घर में। तो इसलिए मैं सिर्फ धूप बत्ती जलाती हूँ, जोत नहीं जलाती हूँ, क्योंकि इसके नीचे सोफ़ा रखा रहता है मंदिर के नीचे और सिर्फ धूप बत्ती जला देती हूँ। क्योंकि एक बार धूप बत्ती भी नीचे सोफ़े पर गिर गई थी, जिसकी वजह से सोफ़े में भी जल गया था सोफ़ा भी मेरा, तो इसी वजह से। और अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने के लिए मैं ऑटो ही ले लेती हूँ, सुबह सुबह ऑटो मिल जाते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती ऐसी। लेकिन बारिश का मौसम था, थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं ऑटो मिलेंगी या नहीं मिलेगी। और आप देख रहे हो ये बेगम पुल का एरिया है, सुबह सुबह मॉर्निंग का ही। और यहाँ पर देखिए सड़कों पे पानी भरा हुआ है। तो मैं घूम कर जा रही थी, थोड़ा सा राउंड काट कर, क्योंकि वहाँ पर निकलने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इस तरह का नज़ारा आजकल देखने को मिलेगा ही आपको जगह जगह, जहाँ बारिश होती है तब। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं पहुँची हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद इस टाइम मतलब सुबह का टाइम रहता है, तो सुबह के टाइम में बिल्कुल खाली खाली रहती है गैलरी भी। तो अभी मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ रूम में। और उसके बाद मैं जा रही थी बुआ जी के लिए कुछ खाना वगैरह कुछ लेने के लिए, कि बुआ जी को खाना वाना ले आती हूँ कुछ जाकर। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में पापा जी के पास। तो यहाँ पर पापा जी की लगी हुई थी ड्रिप। तो पापा वही कह रहे थे कि जब ये ड्रिप ख़त्म हो जाएगी तब नर्स को बुलाना है। तो यहाँ पर नर्स को बुलाने के लिए ना बेल लगी हुई है रूम में ही, तो जब भी कभी आपको कोई ज़रूरत होती है तो बेल बजा दो, वो आ जाते हैं। और अभी पापा जी को नीचे लेकर जाया गया था, धड़कन की जो मशीन लगी थी ना नापने वाली, वो उसको नाप लेकर मतलब नीचे गए थे पापा जी को निकलवाने, उस मशीन को निकलवाने के लिए। तो पापा जी नीचे व्हील चेयर से आए थे, लिफ्ट से आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सांसें उखड़ने लगी और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं रूम में। वो बैठी है, वेट कर रही है, सांस फूलने लगा नहीं इतनी देर में, वहाँ पर ऑक्सीजन लगा के बैठे। और अभी हम लोग जा रहे हैं एंजियोग्राफी के लिए पापा जी को लेकर। तो यहाँ पर पापा जी को लेकर जा रहे हैं व्हील चेयर से। तो एंजियोग्राफी होनी है पापा की, आज एक टेस्ट है जो कि होना है पापा जी का। तो एंजियोग्राफी से पहले इन्होंने हॉस्पिटल का पूरा बिल मुझसे पे करवाया था 50,000 का। तो कैसे कैसे अरेंजमेंट किया मैंने आज, वो सब मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि कितना मतलब बदसलूकी हुई है हॉस्पिटल में मेरे साथ में। वो सब आगे आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अभी चल रही है एंजियोग्राफी और हम लोग आए हुए हैं सब नीचे बेसमेंट में। और अभी डॉक्टर रिपोर्ट बताएंगे, जो भी बताएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जब एंजियोग्राफी चल रही थी तो उसी समय हॉस्पिटल में लाइट चली गई। शाम का टाइम था, 6 साढ़े 6 बज रहे थे और हॉस्पिटल में मतलब लाइट चली गई। पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा था, फुल हॉस्पिटल में अंधेरा था। सिर्फ आईसीयू रूम मतलब सिर्फ जहाँ पर एंजियोग्राफी चल रही थी वहीं पर उजाला था, बाकी सब जगह हॉस्पिटल में अंधेरा था। और उसके बाद मैं घर आ गई थी वापस। और घर आते आते मुझे बज गए थे रात के 8। और 8 बजे घर वापस आने के बाद मैंने बच्चों के लिए बनाया खाना, दूध बॉईल किया, उसके बाद बर्तन साफ़ किए। तो ये सब करते करते मुझे बज गए थे लगभग 11 से साढ़े 11। लेकिन हम लोगों को क्या है ना, चाहे बाहर की जिम्मेदारी हम कितनी भी कर लें, आकर घर में तो खाना बनाना ही बनाना है, घर के काम तो करने ही करने हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते, चाहे कितने भी थके हुए तो हों। फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 11 और आप लोग देख रहे हो कमरे में मेरे कपड़ों की हालत। आजकल मेरे कपड़े कुछ ऐसे ही सूखते हैं। देखिए सोफे पे भी बिखरे पड़े हैं कपड़े कपड़े, और ऊपर भी, क्योंकि बरसात का मौसम है
सारे में कपड़े ही कपड़े फैले पड़े हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 11:15 और मैं जस्ट अभी आप लोगों से कर रही हूँ बात, क्योंकि अभी मैं आई थी किचन में बर्तन साफ। तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल मैं 2 दिन से हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा लेट आ रही हूँ। और हॉस्पिटल से लेट आने के बाद घर पे मुझे जमाई भी आ रही है, मुझे नींद भी आ रही है, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो ही नहीं पा रही है बिल्कुल भी। रात को 12 साढ़े 12 बज जाते हैं और उसके बाद सुबह 5 बजे 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे 7 बजे हॉस्पिटल जाना होता है। तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही है। अकेली थक चुकी हूँ मैं बिल्कुल, हॉस्पिटल और घर के चक्कर लगाते लगाते। और अभी सनी सो रहा है। मैंने खाना पीना सब हो गया, किचन मैंने क्लीन कर दिया, सुबह की सारी प्रिपरेशन मैंने करके रख दी है। जैसे अपने कपड़े वगैरह मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं, और जो भी जैसे मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो पर्स चेक करना होता है मुझे एक बार कि पैसे वगैरह कुछ लेकर जाने हैं, तो वो सब मैं रख लेती हूँ। और आज मैं आपके साथ में एक बात शेयर करती हूँ कि आज हॉस्पिटल में मेरे साथ में क्या हुआ, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हुआ क्या था कि आज मैं सिर्फ पर्स में सिर्फ थोड़े बहुत ही पैसे लेके जाती हूँ, जितना कि मुझे पता है कि दवाइयों में लगने हैं। 5 साढ़े 5 के आसपास ऐसे ही मैं लेके जाती हूँ डेली का अमाउंट। तो आज भी मैं इतना ही अमाउंट लेकर गई थी घर से, कि इतना ही लगभग दवाइयों में काम आता है, बाकी के मैं पैसे नहीं लेके जाती ज़्यादा, क्योंकि खोने का डर रहता है, चोरी होने का डर रहता है। मैं कि जिस दिन छुट्टी कराऊंगी, बिलिंग कराऊंगी, उस दिन मैं ज़्यादा पैसे ले जाऊंगी। चलिए कोई नहीं। और हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर ने सुबह के टाइम बोला कि एंजियोग्राफी होनी है पापा की। तो एंजियोग्राफी जो होनी थी पापा की, उसके लिए मैंने बात की कि कितना अमाउंट लगेगा क्या है। तो उन्होंने बोला कि 15,000 रुपये की होगी एंजियोग्राफी, और आप 15,000 रुपये का अरेंजमेंट कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इतना कैश लेकर नहीं गई थी घर से, तो मैंने अपने चाचा जी को बोला, उन्होंने 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में डलवा दिए। ठीक है। मैं उसके बाद बिल काउंटर पे गई, मैंने कहा 15,000 रुपये जमा कर देती हूँ, और भाई आप एंजियोग्राफी स्टार्ट करवा दीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी तो हम स्टार्ट करा देंगे, उससे पहले आपको काउंटर पर जो भी आपका अब तक का हॉस्पिटल का बिल है वो पे करना होगा। एंजियोग्राफी होनी थी। अच्छा, क्या नाम पेशेंट का? जगदीश। जगदीश। नंबर से हाँ हाँ। तो आप मुझे बताइए तो सही, किस तरह से पेमेंट की बिल वगैरह बनाई है आपने, क्या है फाइल वगैरह मुझे दो तो सही। आपने तो बोल दिया 70,000 है, तो 70,000 ऐसे थोड़ा ना जमा कर देंगे, पहले दिखाओ तो सही हमें क्या किस किस चीज़ के क्या क्या जोड़ा हुआ है। तो हमारा हॉस्पिटल का बिल टोटल जो बैठा था, वो बैठा था अभी तक का 55,000 कुछ रुपये, 55 नहीं 60 के आसपास बैठा था, 60,000 के आसपास बैठा था अराउंड। और 5,000 रुपये हमने पहले ही जमा कर दिए थे, इसलिए हमारा 54,000 कुछ बैठा था लगभग। तो 55 के अराउंड तो मैंने कहा कितने अमाउंट जमा कराने, तो उन्होंने कहा 50,000 रुपये जमा करें। मैंने कहा नहीं, अभी मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपये हैं और 15,000 रुपये मैं जमा कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला कैश लेकर आओ, पेटीएम नहीं चलेगा। कैश, अब बताइए एक लेडीज कैश ढूंढने के लिए कहाँ जाए, ना मेरे पास कोई कार्ड है ना कुछ है। तो वो तो एक अच्छे था, मेडिकल स्टोर वाले भैया थे जो कि अच्छे थे, उन्होंने मुझे पेटीएम करा लेते अपने पास, और मुझे पैसे 15,000 रुपये कैश देती थी। चलिए मैंने 15,000 रुपये जमा करा दिया। उसके बाद बोलते हैं कि आप शाम के 5 बजे तक 50,000 रुपये और जमा कर 50,000 रुपये करा दीजिए, पूरी पेमेंट 35,000 रुपये और जमा करा दीजिए, तो ही एंजियोग्राफी होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। मैंने अपने चाचा जी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ, तुम कर देना पेमेंट। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला उनको कि मैं पेटीएम कर देती हूँ आपको, आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं कैश दे दीजिए। फिर कहने लगे चलिए आप अकाउंट इतना कर रहे हो तो अकाउंट नंबर वगैरह उन्होंने मुझे दे दिया। ठीक है। मैंने कहा चलिए मैं पहले ना 1 रुपया ट्रांसफ़र करती हूँ और उसके बाद आप लोगों को पूरी पेमेंट कर देती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैंने कहा 1 रुपया चेक करके बता दीजिए आया नहीं है। तो उन्होंने ना मुझे बोला कि ये काम हमारा नहीं है चेक वेक करने का, आप 3rd फ्लोर पे जाइए और वहाँ पे जाकर चेक करिए कि आपके पैसे पहुँचे या नहीं पहुँचे। मैं जब 3rd फ्लोर पर पहुँची तो वहाँ पर एक जो भी उनके वो थे, उन्होंने बात की, उन्होंने ये सब बातें सुनी, तो उन्होंने उनको डांट लगाई बहुत अच्छे से। आप लोग भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। तुम मेरे से पूछते नहीं हो, पूछो तुम धक्के दे रहे हो, लेडी है वो ऊपर चढ़ के आ रही, मेरा सांस फूल गई थी, तो गलत बात है। और राकेश वहाँ बैठ के कुछ भी बोलेगा, तुम यार अटेंडेंट तुम कर रहे हो ना वहाँ पे। ये कह रहा राकेश ने बोला कि जी वो हमारा काम नहीं, पता करो खुद जाके।
अभी इसने अरे तो यार भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में भी है लेडीज, हमारे घर में भी, तुम भी तो पूछ सकते हो यार, तुम धक्के दे रहे हो दूसरे वाले को। किसका? मेरा काम थोड़ी रह गया तुम्हारा कुछ करना? नहीं, मेरा करना रह गया, मैं करूंगा। तो तुम बिना मतलब दूसरों को परे, तो अपनी काम तो ढंग में करो यार तिवारी, तो अपना काम तो ढंग में करो, फालतू की बात कर रहा। रख फोन यार। तो उसके बाद जब उन्होंने डांट लगाई तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि अब आप नीचे जाकर कहिए कि मैंने पेमेंट कर दी है। तो उन्होंने बोला कि पेमेंट कर दी है, कहाँ कही है, कैसे? तो उनसे बोलना कि ये काम आपका है और हमारा नहीं है, आप ही पता लगाइए कहाँ की है, कैसे की है पेमेंट, ये काम हमारा नहीं है। और थोड़ा हंगामा काटी नीचे जाके। और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की और बोला कि देखिए, हम आप लोगों की वजह से हमारा हॉस्पिटल चलता है ना, और इस तरह से हम आपके साथ में बिहेव करेंगे तो आप कभी भी हमारे हॉस्पिटल में वापस आना कभी पसंद नहीं करोगे, ना ही आप किसी को कहोगे कि आप वहाँ पर जाकर जाइए। तो देखिए, इस तरह से का व्यवहार करना नहीं चाहिए। उसका व्यवहार जब हॉस्पिटल में होगा एक पेशेंट के साथ, मान लीजिए मैं एक लेडीज़ थी, हैं, मैं चलकर 3rd फ्लोर तक पहुंची, मैं हाँफने लगी बुरी तरह से, है ना। तो यार मतलब इतनी तो रिस्पेक्ट करिए एक लेडी की, जो कि आपके सामने मतलब आपसे बोल रही है कि कोई भी करने वाला नहीं है और कुछ भी मुझे ही करना है, और आपके में बार बार चक्कर लगा, कभी कह रहे हो कि आप कैश लेके आइए, कभी कह रहे हो आप पूरी पेमेंट जमा कराइए। हमने पेशेंट को कोई डिस्चार्ज नहीं कराया है अभी कि हमने पेशेंट को डिस्चार्ज दिला लिया है और हम घर लेके जा रहे हैं, आपके पैसे नहीं जमा कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो किसी हॉस्पिटल में नहीं होता मेरे हिसाब से, कि आपका कोई भी टेस्ट तब होगा जब आप पेमेंट पूरी बिल कर दोगे, मतलब हॉस्पिटल का जितना भी चार्ज है आपका वो सारा बिल पे कर दोगे। ऐसा तो मैंने नहीं सुना। हॉस्पिटल का बिल तो तभी पे किया जाता है पूरा जब आप डिस्चार्ज कराते हैं, है ना। ऐसा मैंने पहली बार ही सुना है। और इस तरह का वाक़या मेरे साथ हुआ, मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। रोज़ नई नई चीज़ें सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं, और आपके हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। आप ये बताइए, मतलब मैं मतलब नीचे जब एंजियोग्राफी चल रही थी पापा की, उस टाइम वो शाम का टाइम था, पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा था, पूरा हॉस्पिटल में अंधेरा था, ना लाइट थी ना जनरेटर था, कुछ भी नहीं था। ऐसे में पेशेंट के को कुछ भी हो सकता है यार, कोई भी मशीन उनकी चल रही है लाइट से, बिजली से, और आपके हॉस्पिटल में लगभग 15-20 मिनट आधा घंटे तक आपके हॉस्पिटल में लाइट ही नहीं है। ये कैसा है मतलब आपका हॉस्पिटल? मतलब इतनी बड़ी लापरवाही हॉस्पिटल के अंदर मैंने तो नहीं देखी, पहली बार देखी है ना। और इस तरह से तो आप ना मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंटों के साथ बदसलूकी कर रहे हो, ये चीज़ें सही नहीं है ना। और मेरे साथ हुई इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी रात का टाइम है और रात के 11:30 बजने जा रहे हैं और मैं सोने जा रही थी। मैंने सोचा चलिए पहले आप लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सुबह को उठते ही फिर मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी। हॉस्पिटल से आने के बाद फिर वही दिनचर्या अपनी शुरू हो जाती है मेरी। और पिछले 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा लेट आ रही हूँ। आज भी मैं रात को 8 बजे घर में घुसी हूँ, सुबह 7 बजे की निकली हुई, रात को 8 बजे घर में घुसी हूँ। आप समझ सकते हो मेरी कंडीशन क्या है इस टाइम पर। मतलब घर से सुबह 7 बजे निकलना और रात को 8 बजे घर में घुसने के बाद फिर वही घर के काम करने। अभी बर्तन साफ़ किए हैं, खाना बनाया बच्चों को, सब चीज़ें की हैं। मतलब बहुत मुश्किल है यार, घर और हॉस्पिटल दोनों चीज़ों को संभालना, और साथ में अपने रिश्तों को भी संभालना, हाँ बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं सब कुछ कर रही हूँ अकेले ही, क्योंकि एक लेडीज ना स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन कभी कभी वो टूट जाती है, बिखर जाती है। लेकिन आज ना जब मैं ऊपर गई थी, जब उन्होंने मुझे परेशान किया था कि 3rd फ्लोर पे जाके मालूम करो, तो उन्होंने पता है मुझे समझाया, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने बोला कि आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? आप नीचे जाके हंगामा काटो पूरा, आप नीचे जाके चीखो, चिल्लाओ, बोलो उनको कि आपके साथ में इस तरह की बदसलूकी हुई है ना। तो मैंने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि आज भी मतलब लोग इस तरह की बातें करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई है एक औरत, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, है ना।
चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए सर पे, लेकिन वो पीछा नहीं छुड़ाती अपना। और हम लेडियों की तो एक आदत है कि हर मुसीबत को हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते झेलना, है ना। और फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि एंजियोग्राफी होती कैसी है, होता क्या है एंजियोग्राफी में। फिर आप लोग कहोगे कि इतनी मतलब इतना महंगा टेस्ट है तो उसका कुछ तो होता होगा, क्या है उसका मतलब। तो एंजियोग्राफी जो हुई थी ना पापा की, वो हार्ट में प्रॉब्लम ना जो होती है उसको चेक करने के लिए की जाती है। तो जब हम नीचे गए थे तो डॉक्टर ने हम एंजियोग्राफी पापा की थी, तो हमें तो नीचे नहीं बुलाया था, लेकिन हाँ उनके ना हाथ में एक इंसर्ट, हाथ में ना जो सिरिंज जहाँ से हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, जो कैनुला लगा होता है, वहाँ से एक चिप डाली जाती है, मतलब एक दूरबीन टाइप की होती है, वो अंदर डाली जाती है, तार सा होता है बारीक सा, वो उसके अंदर से डाला जाता है अंदर की चीज़ें चेक करने के लिए। और फिर आपके दूरबीन के द्वारा मतलब कंप्यूटर पे आपकी सारी चीज़ें, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो सारी चेक की जाती है, वहाँ पर दिखाई देता रहता है स्क्रीन पर। तो उन्होंने जब मुझे दिखाया था पापा का एंजियोग्राफी की थी, तो उन्होंने मुझे उस पर दिखाया था कंप्यूटर पे, सब हुआ था एंजियोग्राफी में। और बहुत हार्ड टेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता है नॉर्मल। पापा को मतलब टेस्ट कराने के बाद भी 2 से 3 घंटे उन्होंने अपने पास ही लिटा कर रखा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना होने लगे, और उसके बाद ही उन्होंने रूम में शिफ्ट किया था। तो ये सब टेस्ट में हुआ था। और बहुत मुश्किल है घर और बाहर की जिम्मेदारी संभालना, लेकिन मैं पिछले 11 सालों से अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। सच बताऊँ तो 11 साल हो गए हैं हस्बैंड को बाहर की जॉब करते करते, और मैं अकेले ही सारी प्रॉब्लम हैंडल करती हूँ। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ सब कुछ। और उसी तरह से मैंने अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि अगर मैं घर पर ना रहूँ तो वो भूखे ना रहें कभी। उन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं मानती हूँ वो अभी छोटे हैं, लेकिन इतना भी मैंने उन्हें कमज़ोर नहीं बनाया कि अगर मैं नहीं हूँ घर पे तो वो भूखे रहें या मेरे ही भरोसे रहें। उनको मैंने इस लायक बनाया कि वो स्ट्रॉन्ग रहें और अपना खुद का पेट भर सकें, भूखे ना रहें कभी। और इसी तरह से मैंने अपने घर में सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें इसी तरह से अरेंज की हैं कि ताकि कल को मैं घर पे ना रहूं, मैं बाहर रहूं या मैं कुछ भी काम करूं तो मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, या मुझे कोई परेशानी ना हो। अब मैं जैसे हॉस्पिटल रहती हूँ बाहर, पूरा पूरा दिन निकल जाता है हॉस्पिटल में, तो आकर मैं कपड़े कब में धोऊँ, या मैं बच्चों को कैसे बोलूँ कि बच्चों मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो मैंने ऑटोमेटिक मशीन